हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिवेश डेवलपमेंट चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमारा सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स जो हम कर रहे हैं उनका पार्ट 2 है। ठीक है। जिस पार्ट 1 में हम 3 सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स कर चुके हैं। स्कीम मान लो या फिर एक्ट मान लो, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। हम स्टार्ट करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से। ठीक है, 3 इसमें कवर करेंगे और आपने देख भी लिए होंगे कौन कौन से हम कवर करेंगे थंबनेल पे। ठीक है। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या है, ये चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। हम देख लेंगे क्या क्या करना है। पर्पज क्या है, टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन कुछ टाइम के लिए, बिफोर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, कुछ टाइम पहले कुछ टाइम बाद के लिए उसको रेगुलेट करना है। ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर द मैटरनिटी एंड रिलेटेड बेनिफिट्स। नेचर क्या है, वही सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। वुमेन राइट को पेड लीव, उसको छुट्टी भी मिले और उसका पैसा भी मिले, मेडिकल केयर मिले, जॉब प्रोटेक्शन मिले ड्यूरिंग मैटरनिटी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। वेलफेयर एक्ट एप्लीकेबल टू वुमेन इन ऑर्गेनाइज्ड एस्टेब्लिशमेंट में ये अभी तक है। क्या अप्लाइज टू फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन, इंक्लूड दोज ओन्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। परफॉर्मिंग एस्टेब्लिशमेंट, पर्सनस आर एम्प्लॉयड इन इक्वेस्टेरियन, एरोबेटिक्स एंड अदर परफॉर्मेंस में वहाँ भी। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में क्या है, 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज अगर यहाँ पे हैं। ठीक है। और जो पिछले 12 महीने में काम कर चुके हैं, हु वर्क और हैव वर्कड इन लास्ट 12 मंथ्स उसी एस्टेब्लिशमेंट में। फिर क्या है, एक्सटेंशन पावर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ये एक्ट अदर इंडस्ट्रीज, कमर्शियल और एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट में भी बाय नोटिफिकेशन, जो कि एक्स्ट्रा 2 महीने का प्रायर नोटिस से लागू कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में 1948 में आते हैं, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, और ये हम पढ़ेंगे भाई आगे। ठीक है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में जो आते हैं 1948 वाले में, उन पे ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। की डेफिनेशन में क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है फॉर माइंस एंड परफॉर्मिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और बाकी सारों के लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट क्या है, फैक्ट्री है, माइंस है, प्लांटेशन है, शॉप है, परफॉर्मिंग यूनिट है। एस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय द सेक्शन 21A 21। ठीक है। वेजेस क्या है, ऑल रिम्यूनरेशन इन कैश, डीए, एचआरए, इंसेंटिव, बोनस वगैरह सब मिला के एक्सक्लूड करता है बोनसेस को, ओवर टाइम को, फाइन्स को, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को और ग्रेच्युटी को, इन सबको ये करता है आउट। इसमें एचआरए आ गया है दोस्तों, इसमें उसमें बाकी जगह एचआरए नहीं होता था। ठीक है। ठीक है। उसके बाद है प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पोस्ट डिलीवरी प्रोहिबिशन क्या है, नो एम्प्लॉयर सेल एम्प्लॉय वुमेन फॉर 6 वीक्स इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी और मिसकैरेज और टर्मिनेशन। 6 वीक के बाद अगर डिलीवरी है उसके बाद तो उसको एम्प्लॉय कर ही नहीं सकता, चाहे उसने पहले छुट्टी ली हो, कितनी ली नहीं ली, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेल्फ रिस्ट्रिक्शन क्या है, नो वुमेन सेल वर्क ड्यूरिंग दीज 6 वीक्स। इसमें सेल्फ रिस्ट्रिक्शन का भी है कि पैसा मिलेगा, लेकिन कोई भी वुमेन 6 वीक तक काम नहीं करेगी। 6 वीक में बोले तो 1.5 महीने तक डिलीवरी, मिसकैरेज और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद काम करना नहीं है। ठीक है। लाइट वर्क प्रोविजंस, हाँ इसमें कुछ लाइट वर्क के प्रोविजंस है। जैसे लाइट वर्क बोले तो कि आप किसी भी वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स की जॉब नहीं दे सकते हो। ठीक है। और कब तक, 1 महीने बिफोर एंड 6 वीक्स प्री डिलीवरी पीरियड। ठीक है। जैसे 6 देखो, आपको 6 वीक का छुट्टी मिलता है प्री वीक डिलीवरी के, उससे भी 1 महीने पहले तक, मतलब लमसम में मान लो आप 10 वीक्स पहले तक, 2.5 महीने, 2.5 महीने पहले तक उस वुमेन को आप लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स का वर्क नहीं दे सकते हो। ठीक है। और एनी टाइम ड्यूरिंग 6 वीक्स प्री डिलीवरी नॉट अवेल्ड एज लीव। ठीक है। छुट्टी भी नहीं लेनी है आपको। ठीक है। एनी टाइम 1 मंथ बिफोर 6 वीक्स प्री डिलीवरी पीरियड, और एनी टाइम ड्यूरिंग द 6 वीक्स प्री डिलीवरी, 6 वीक प्री डिलीवरी नॉट अवेल्ड एज लीव। ठीक है। छुट्टी लेना अलाउड है 6 वीक पहले, लेकिन आपने छुट्टी नहीं ली है तब भी आपको कोई लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स नहीं दे सकते हैं। ठीक है। लाइट वर्क आपको देना होगा। राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या है, अगर आपने 80 दिन से ज़्यादा काम किया है उनको बेनिफिट मिलेंगे पिछले 12 महीने में। ठीक है। एक्सपेक्टेड डिलीवरी जब आपकी है, मान लो आपने बोला कि जनवरी में मेरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी है, तो जनवरी में पिछली जनवरी से लेकर अब तक आपके पास 80 दिन से ज़्यादा आपने काम किया होना चाहिए।
कंप्यूटेशन वेज क्या होगा, वेजेज एवरेज डेली वेजेज क्या होंगे, एवरेज डेली पे इन लास्ट 3 मंथ्स प्रीसीडिंग लीव, छोड़ो ये सब। 6 जो इंपॉर्टेंट है ये है 26 वीक्स मैक्सिमम 8 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, और तीसरे चिल्ड्रन के बाद या तीसरे से 12 वीक्स की आपको मिलेगी मैक्सिमम 6 वीक्स बिफोर डिलीवरी। ठीक है, 8 वीक्स बिफोर मतलब डिलीवरी का मतलब क्या है कि आप मान लो आपको 26 वीक्स मिलने हैं, तो डिलीवरी से पहले आप मैक्सिमम 8 वीक्स ले सकते हो, 8 वीक्स बिफोर डिलीवरी। ऐसा नहीं है कि आप 26 के 26 बिफोर डिलीवरी ले लो, नहीं, आपको 8 वीक्स मैक्सिमम पहले 2 बच्चों पे 8 वीक्स बिफोर डिलीवरी, और 12 वीक्स मिलेगी तीसरे बच्चे से, उसमें 6 वीक्स बिफोर डिलीवरी मैक्सिमम होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको याद रखना दोस्तों। ठीक है, और मिस कैरेज में भी वगैरह इन सब में मिलता है। कितना बताया था मैंने, 6 वीक्स बताया था ना, इधर था, कहाँ गया ये रहा, हाँ 6 वीक्स मिलेगा इन चीज़ों में, मेडिकल टर्मिनेशन, मिस कैरेज, वो भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द वुमेन बेनिफिट्स पेएबल टू अप टू द एंड इंक्लूडिंग हर हेल्थ, ये सब एंटायर पीरियड का, ये सब छोड़ दो आप, है ना, ये सब एंटायर का, ये सब टिल डेट ऑफ द चाइल्ड डेथ, और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ सकते हो। अब वुमेन नहीं है तो उसके बारे में पूछेंगे नहीं ना ये, कि वुमेन की डेथ हो जाए तो क्या होगा, बच्चे को कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या उसकी मेडिकल छुट्टियाँ मिलेंगी, क्या उसको पैसा मिलेगा, छोड़ दो आप, पढ़ लेना, मैं PDF शेयर कर दूँगा अगर आपको पढ़ना है तो। एडॉप्शन के केस में क्या है, फॉर एडॉप्शन चाइल्ड बिलो 3 मंथ, 3 महीने से अगर कम का बच्चा है और सरोगेसी है तो 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड इज हैंडेड ओवर। जब आप यह सरोगेसी है, या 3 महीने का आपने बच्चा है, सरोगेसी के कारण आपने बच्चा लिया है, या 3 महीने का डायरेक्ट आपने अडॉप्ट किया है, तो जिस दिन आपने उसको लिया है उसके 12 वीक्स तक की आपको छुट्टी मिलेगी, 3 मंथ की। ठीक है, 3 महीने आपको छुट्टी मिलेगी अगर 3 महीने से छोटा बच्चा है तो। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम क्या है, परमिटेड पोस्ट मैटरनिटी लीव, पोस्ट मैटरनिटी लीव के बाद भी अगर आपने जॉब की 26 वीक्स की छुट्टी है उसको काट लिया है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से और जॉब के नेचर को देखते हुए आपको वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट इन केस ऑफ डेथ, ये सब मैंने बताया ना, ऊपर भी छोड़ सकते हो कि नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, ये सब इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है नॉमिनी वाला केस। ठीक है, मेडिकल बोनस देख लेते हैं। एंटाइटलमेंट में क्या है, 1000 रुपये इफ़ नो फ्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर आपको पोस्ट नेटल और प्री नेटल केयर आपको नहीं दी गई है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो आपको 1000 रुपये का एंटाइटलमेंट आपको मिलेगा। रिवाइज लिमिट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवाइज एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में इसको रिवाइज कर सकती है। अब करंट क्या है, 3500 रुपये है 2011 की नोटिफिकेशन के बाद से, और मैक्सिमम सीलिंग इसकी 20,000 रुपये रखी गई है। अपर लिमिट एज पर द रूल्स, 20,000 आपको मैक्सिमम मिल सकता है प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर का बोनस, या फिर एंटाइटलमेंट मेडिकल बोनस जिसको बोलते हैं। और अभी क्या है 3500 चल रहा है, और जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें क्या है 1000 रुपये लिखा था। ठीक है, और 3 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिवाइज कर सकती है। स्पेशल लीव क्या है, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या है 6 वीक्स है आफ्टर मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन विद प्रूफ। ट्यूबेक्टोमी के लिए 2 वीक की छुट्टी, और इलनेस लीव 1 मंथ मैक्सिमम फॉर इलनेस ड्यू टू प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमेच्योर बर्थ, और इन सब के कारण जो सिकनेस आपको हुई है, इलनेस आपको हुई है, और ट्यूबेक्टोमी, इन सब के कारण जो आपको इलनेस हुई है विद प्रूफ, उससे 1 महीने की आपको छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी अगर आपने वो ऑपरेशन ही कराया है तो पोस्ट ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन विद प्रूफ 2 वीक की छुट्टी मिल सकती है, 15 दिन की छुट्टी आपको मिल सकती है अगर आपने ट्यूबेक्टोमी कराया है। ट्यूबेक्टोमी वही है ना जिसमें ताकि आप फर्दर प्रोड्यूस ना कर पाओ, वो ट्यूब होती है वो काट दी जाती है। ठीक है, नर्सिंग ब्रेक्स और क्रैच फैसिलिटी ये भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि नर्सिंग ब्रेक्स में क्या है, 2 एडिशनल ब्रेक्स डेली फॉर नर्सिंग, अगर जब तक बच्चा 15 महीने का नहीं होता है तो। ठीक है, एडिशनल ब्रेक्स मिलेंगे आपको नर्सिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद क्रैच फैसिलिटी में क्या है, 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो अब वहाँ पे क्रैच फैसिलिटी होना ज़रूरी है, और 4 बार आप विजिट कर सकते हो उस क्रैच में, इंक्लूडिंग रेस्ट आवर्स भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अपॉइंटमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट्स इंस्पेक्टर, डिफाइन जुरिस्डिक्शन, ये सब छोड़ दो, पावर ये सब पढ़ लेना, नॉट इम्पॉर्टेंट। पावर टू डायरेक्ट पेमेंट, इंस्पेक्टर कैन इंक्वायर एंड ऑर्डर पेमेंट ड्यू, ये सब इंस्पेक्टर नॉमिनेट, ये सब छोड़ दो। हु कैन फाइल कंप्लेंट, एग्रीव्ड वुमेन, ट्रेड यूनियन ऑफिशियली, रजिस्टर्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्पेक्टर, ये सब फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट टाइम लिमिट क्या है, 1 साल के अंदर अंदर ऑफेंस के
उसको आपको सोल्व करना है ऑफेंस को। ओनली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसको जुरिडिक्शन में आता है उसके कोग्निजेंस। और पेनल्टी क्या है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। अब कुछ अमेंडमेंट है 2007 17 से पहले और 17 के बाद में। 17 से इसमें 26 वीक्स कर दिए, पहले 12 वीक होते थे। अडोप्शन और सरोगेसी ऑफ मदर ये सब काउंट नहीं था, अब इसमें 12 वीक्स आ गए हैं। वर्क फ्रॉम होम इसमें मैंडेट अलाउड नहीं था, अब परमिटेड विद कंसेंट कर दिया है। क्रैच फैसिलिटी पहले नॉट मैंडेटरी थी, अब 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय मैंडेटरी कर दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अवेयरनेस क्या है, नो प्रोविजन था, अब एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म फीमेल एम्प्लॉय फॉर द बेनिफिट्स इन राइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली। अब एम्प्लॉयर को उनको सारे बेनिफिट बताने पड़ेंगे लिखित में और इलेक्ट्रॉनिकली, पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था। इससे कंपैरिजन देख लेना। ये सोशल सिक्योरिटी कोड में ये सब्ज्यूम हुआ है, ये देख लेना। ये कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट है। 80 डेज इन लास्ट 12 मंथ्स, 26 वीक्स, 6 वीक्स और 26 वीक्स ड्यूरेशन है, 8 वीक्स प्री डिलीवरी मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन और 12 वीक्स है फॉर 3 चिल्ड्रन ग्रेटर देन। फिर मिस कैरेज के लिए 6 वीक्स, 2 वीक्स फॉर ट्यूबेक्टमी और 1 मंथ फॉर इलनेस। नर्सिंग ब्रेक्स है, 2 आपको नर्सिंग ब्रेक मिलेंगे 15 महीने का, तब तक बच्चा नहीं होता है। क्रैच फैसिलिटी मैंडेटरी है 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा पे। 3500 मेडिकल बोनस अभी मिल रहा है, मे बी रिवाइज बाय गवर्नमेंट इन 3 ईयर्स, और अभी 20,000 इसका मैक्सिमम लिमिट है। ये फैक्ट्री, माइंस और प्लांटेशन शॉप्स पे लगता है जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, 10 से ज़्यादा। और जो ESI एक्ट के अंडर जो वो है यूनिट्स है, वो इसमें एग्जम्प्टेड है, ठीक है। उनके क्योंकि अपने बेनिफिट है, वो अपना ही बेनिफिट देते हैं। अथॉरिटी क्या है, इंस्पेक्टर है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। कंप्लेंट फाइलिंग लिमिट क्या है, 1 साल के अंदर अंदर। और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और उससे अब इसको ट्राई करेगा, सुनेगा केस को, ठीक है। ये भी वही सेम बात है। लेटेस्ट अमेंडमेंट 2017 में 1961 में आया था। ये सब हमने पढ़ लिया है, इसमें देख लेना एक बार ना। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। टू ऑल एम्प्लॉयर्स कंपनसेट एम्प्लॉयज फॉर इंजरीज, डिसेबलमेंट, डेथ अराइजिंग आउट ऑफ द एनकोर्स एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे कोई फैक्ट्री, माइंस, मशीनरी का यूज करके कोई आदमी काम कर रहा है, उसका उसमें कुछ इंजरी हो जाती है, डिसेबलमेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है किसी भी कारणवश, उसको कंपनसेट करने के लिए ये प्रोविजन है फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर किसको करेगा, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। नेचर क्या है, सोशल सिक्योरिटी, ये सब नॉर्मल है। ऑल एम्प्लॉयज़ पे एप्लीकेबल है, जो ESI एक्ट में आते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। न तो ESI एक्ट पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, न मैटरनिटी है, दोनों नहीं है, ठीक है। और फैक्ट्रीज, माइंस और प्लांटेशन जो इस सब, ये तो सब एस्टेब्लिशमेंट है। अर्लियर इसका नेम क्या था, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट था, अब इसका कर दिया है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, जेंडर न्यूट्रल बना दिया है इसको। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट कर दिया है 2009 से, ठीक है। उसके बाद क्या एप्लीकेबिलिटी क्या है, कवरेज क्या है, एम्प्लॉयज़ इन हजार्डियस एंड मैनुअल वर्क में जो है रेलवे सर्वेंट हैं, ड्राइवर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, हेल्पर्स हैं, इन सब पे, मोटर व्हीकल स्टाफ इन सब पे लगता है। आर्म्ड फोर्सेस पे नहीं लगता है। टेरिटोरियल इसका होल ऑफ द इंडिया है, ठीक है, होल ऑफ इंडिया इसकी टेरिटरी है। और इंजरी और डेथ के केस में जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लगती है उसमें इसको कंपनसेशन दिया जाता है। की डेफिनेशन क्या है, एम्प्लॉय कौन कौन है, इंक्लूड रेलवे, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ऊपर देख लिया। डिपेंडेंट क्या है, विडो, माइनर सन, अनमेरिड डॉटर, विडोज मदर, इनफर्म सन्स डॉटर, होली और पार्टली डिपेंडेंट, ये सब छोड़ दो, ये बार बार आपने पढ़ चुके हैं, हर चीज़ में यही आता है तकरीबन। एम्प्लॉयर में क्या है, मैनेजिंग एजेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, टेम्पररी एम्प्लॉयर है, ठीक है। वेज क्या है, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। एक्सक्लूड क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस, PF कंट्रीब्यूशन और स्पेशल एक्सपेंसेस कोई हैं तो वो एक्सक्लूड है। माइनर क्या है, पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, उसको माइनर बोलते हैं। पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है, रिड्यूसिस अर्निंग्स कैपेसिटी इन जॉब ही वाज इंगेज इन टेम्परेरी और परमानेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है कि आपकी काम करने की क्षमता ही कम हो गई है ना, टेम्परेरी या परमानेंट दोनों तरीके से आपको डिसेबलमेंट के कारण आपकी जॉब करने की कैपेसिटी कम हो गई है ना, अर्निंग कैपेसिटी आपकी कम हो गई है। और टोटल डिसेबलमेंट क्या है, कंप्लीट इनकैपेसिटी, बिल्कुल ही बंद हो जाए, आपकी काम करने की कैपेसिटी ही नहीं बची, फर्दर आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं टोटल डिसेबलमेंट। और पार्शियल में आपकी काम करने की अक्षमता कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी क्या है, एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे आपको कोई चोट या कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो पूरा आपको एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देना है, ठीक है, समझ गए। अगर उसको एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे लग रहा है, अब ऐसा थोड़ी ना कि बाहर बाइक लेके गए और आपने रोड पे स्टंट मारने शुरू किया और आपको चोट लगी और आप जाके बोल दो कि मुझे कंपनसेशन दो, ऐसा नहीं होगा। अगर कब नहीं है, अगर
इंजरी है, इंजरी डिसेबल्स फॉर लेस देन 3 डेज ओनली, 3 दिन के लिए ही इंजरी हुई है। इंटॉक्सिकेशन के कोई कारण कोई इंजरी हुई है, विलफुल डिसोबीडियंस के कारण कोई हुई है, सेफ्टी ऑर्डर पास कर दिया तब भी इसको फॉलो नहीं कर रहे तब उसके कारण हुई है। और मान लो आपने आपको बोल दिया कि गोगल्स पहनने हैं, गोगल्स पहनने हैं भाई, ये काम करते हैं, और आपने एडवाइजरी जारी होने के बाद भी गोगल्स नहीं पहने और आपकी कुछ दिक्कत आ गई आंखों में, जिससे आपको पार्शियल डिसेबिलिटी होगी और काम करने की क्षमता कम होगी, तब आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ आगे, रिमूवल ऑफ सेफ्टी गार्ड्स बाय द एम्प्लॉय, अगर आप सेफ्टी गार्ड ही हटा देते हो फिर आपको कोई दिक्कत होती तब नहीं माना जाएगा। ऑक्यूपेशनल डिजीज में क्या है, डिजीज इन द शेड्यूल्ड 3 पार्ट 1 to C में डीम्ड एक्सीडेंट्स अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, उसको एक्सीडेंट मान ही लिया जाएगा। ठीक है, अनलेस उसको दूसरे तरीके से प्रूव किया जाए। मान लो आप बाहरी कुछ, मान लो फॉर एग्जांपल आप सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और सीमेंट के कारण कोई एक्स करके डिजीज होती है, इसको अप्रूव माना जाएगा अनलेस ये ना पता लग जाए कि ये एक्स डिजीज किसी और से भी होती है और आप बाकी सारा टाइम उस जगह पे बिताते हो। ठीक है, मान लो कोई तंबाकू इंडस्ट्री में काम करने से कोई दमा होता है मान लो, और आप पता लग रहा है कि आप वहाँ तो कम काम करते हो लेकिन बाहर जाके जो तंबाकू पीते हैं उनके पास बैठ रहे हो कम से कम 10 से 12 घंटे, तो वहाँ से वो या पी भी रहे हो तो उससे हो जाती है। ठीक है, तो ये कोई प्रूव कर दे तो अलग बात है, नहीं तो जो डिजीज़ है जो शेड्यूल 3 में लिखी है उनको बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्यूपेशनल डिजीज़ मान लिया जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्या है, डेथ के केस में 50% ऑफ मंथली वेजेस एंड कुछ रेलिवेंट फैक्टर जो बेस्ड ऑन एजेस है उससे मल्टीप्लाई करके शेड्यूल 4 में दिया हुआ है, और 1,20,000 जोन सा हाइयर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेथ के केस में। अब परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा आप अच्छा मतलब ऐसे घबराना मत कि ऐसे कि इसका उल्टा क्यों है, यहाँ ज़्यादा क्यों है। परमानेंट डिसेबिलिटी में तो क्या होता है कि अब तो फैमिली है और उस जो पर्सन है कंसर्न पर्सन उसका भी टेक केयर करना पड़ता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा रखा गया है, 1,40,000 जोन इसमें से हाइयर है, और 60% ऑफ द मंथली वेजेज और रेलेवेंट फैक्टर इसमें भी एज वाले से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में क्या है, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इनटू अमाउंट ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एज पर शेड्यूल। अब देखो ये चीज़ें पूछने की नहीं है, मान लो ये चीज़ आप देखो ये पूछी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें आपको न तो परसेंटेज का पता कुछ, न आपको टोटल डिसेबलमेंट और शेड्यूल्ड 1 का आपसे कोई उम्मीद करता कि आपको पता होना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कुछ करके क्राइटेरिया है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। फिर टेम्परेरी डिसेबलमेंट में क्या है, हाफ मंथली पेमेंट मिल जाएगा, 25% ऑफ द मंथली वेजेस आपको मिल जाएगा एवरी फोर्टनाइट। फनरल एक्सपेंसेस में क्या है, 5,000 तक का विद कमिश्नर आपके लिए डिपॉजिट हो जाएगा, अगर कोई उसमें केस आता तो 5,000 का फनरल दाह संस्कार के लिए। ठीक है, 5,000 तक की राशि कमिश्नर के पास जमा हो जाएगी एम्प्लॉयर वाली साइड से, ये आपको मिल जाएगी फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो प्रोसेस अच्छे से कर लें। और रेलेवेंट फैक्टर क्या है, बेस्ड ऑन द एज ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, शेड्यूल 4 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेमेंट टाइमलीनेस एंड पेनल्टी, पैसा टाइम पे दो नहीं तो पेनल्टी लगेगी, है ना। कंपनसेशन पेबल एज सुन एज इट फॉल्स ड्यू, इफ़ डिलेड इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम, है ना। हायर रेट भी लग सकता है अगर सेंटर नोटिफाई कर देता है। पेनल्टी अप टू 50% ऑफ द एरियर्स इफ डिले इज अनजस्टिफाइड, अगर अनजस्टिफाइड है तो पेनल्टी 50%, एरियर जितना आपको मिलना है उसका 50% तक भी पेनल्टी लग सकता है, ये सब देख लेना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है, डेथ केस में क्या है, कंपनसेशन डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर नॉट पेड डायरेक्टली टू द डिपेंडेंट, डायरेक्टली डिपेंडेंट को नहीं मिलेगा, डेथ के केस में कमिश्नर के पास डिपॉजिट हो जाएगा। एडवांस पेमेंट, एम्प्लॉयर में एडवांस अप टू 3 months वेजेज टू द डिपेंडेंट, एम्प्लॉयर को 3 महीने तक का भी वेजेज एक्स्ट्रा एडवांस में दे सकता है, ताकि उसको फाइनल पेमेंट में एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि जो एकदम से क्राइसिस आ गए हैं फैमिली में उसको केटर किया जा सके। एडवांस पेमेंट का भी ऑप्शन है। इनवैलिड पेमेंट क्या है, डायरेक्ट पेमेंट टू द डिपेंडेंट विदाउट डिपॉजिट नॉट ट्रीटेड एज द वैलिड डिस्चार्ज, है ना। इनवैलिड पेमेंट देखो, डेथ के केस में अलग केस है, एडवांस पेमेंट भी मिल सकती है, डेथ के केस में कमिश्नर के पास जाएगा, डिपेंडेंट के पास नहीं जाएगा। एडवांस पेमेंट में 3 month का वेजेज उसको दिया जा सकता है, फाइनल सेटलमेंट में उसको कर लिया जाएगा, फाइनल पेमेंट में सेटलमेंट कर लिया जाएगा। और इनवैलिड पेमेंट क्या है, डायरेक्ट पेमेंट आपने डिपेंडेंट को कर दिया है विदाउट डिपॉजिट, ठीक है, कैश दे दिया तो उसको भी वैलिड डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। नोटिस एंड क्लेम में क्या है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट क्या है, एज सुन एज प्रैक्टिकेबल है उसको आपको एक्सीडेंट का नोटिस देना है। 2 साल के अंदर अंदर डेट ऑफ एक्सीडेंट और डेथ
आपको क्लेम टाइम लिमिट है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते क्लेम में। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 लाख 2 साल बहुत ज़्यादा लगता है, और एग्जाम में आ गया ना 2 साल किसी उसमें ऑप्शन में, तो आप इसको काट दोगे, लेकिन काटना नहीं है क्योंकि बड़ी चीज़ है, क्लेम है, तो इसके लिए घूमते रहते हैं लोग क्लेम के लिए, तो इसके लिए 2 साल की ठीक बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर्म क्या है, रिटर्न एंड डिलीवर्ड टू द एम्प्लॉयर और कमिश्नर, ये सब छोड़ दो। एग्जाम्पशन क्या है, नोटिस नॉट रिक्वायर्ड इफ एम्प्लॉय ऑलरेडी अवेयर और कमिश्नर सेटिस्फाइड ऑफ द जेन्युइन केस। कमिश्नर को पता है, एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड है ना, मतलब एम्प्लॉयर को पता है कि भाई मेरे सामने मेरे इस एम्प्लॉय का नुकसान हुआ है, ये वर्कर मेरे लिए काम करता था, इसका नुकसान हुआ है, इसकी डेथ हुई है, इसका परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, तो उसके लिए ज़्यादा नोटिस की रिक्वायर्ड नहीं होती है, और कमिश्नर भी सेटिस्फाइड है कि ये जेन्युइन केस है। ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन कैटेगरी के लिए, कैटेगरीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे मास्टर्स एंड सीमैन शिप्स वाले होते हैं, नोटिस एंड क्लेम टू द शिप मास्टर इफ डेथ, क्लेम विद इन 1 ईयर ऑफ रिसीविंग न्यूज इफ शिप इज लॉस्ट विद इन 18 मंथ्स। अगर पता लग जाए डेथ है तो 1 साल के अंदर, अगर शिप ही लॉस्ट हो जाए तो 18 महीने के अंदर। ठीक है, सेक्शन 15 में लिखा है। ऐसे सेक्शन 15A में एयरक्राफ्ट क्रू के लिए लिखा हुआ है, और ऐसे सेक्शन 15B में एम्प्लॉयज़ एब्रोड और मोटर व्हीकल क्रू के लिए भी लिखा हुआ है। ये दोस्तों आप पढ़ लेना खुद, क्योंकि इतना डीप में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है कि स्पेशल केसेस फिर वही एयरक्राफ्ट में क्या है, शिप्स में क्या है, एब्रोड में और या मोटर व्हीकल क्रू के लिए क्या है, ये सब इतना पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है। फिर कमिश्नर क्या है, कमिश्नर के बारे में देख लो, डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है, डिसाइड्स ऑन लाइबिलिटी, कंपनसेशन अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में डिसाइड करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है। पावर क्या है, सिविल कोर्ट की पावर है, सम्मन कर सकता है और एनफोर्स कर सकता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आए, अटेंडेंस उनकी इंश्योर कर सकता है। टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल क्या है, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस एंड डिसीजन टू द कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को भी डिसीजन कम्युनिकेट करेगा अपना, 3 महीने का इस पर टाइम है। इंपॉर्टेंट शेड्यूल क्या है, शेड्यूल 1, 2, 3 जिसकी हम बात करते हैं, शेड्यूल 3 में ऑक्यूपेशनल डिजीज है, शेड्यूल 4 में रेलेवेंट फैक्टर है, कंपनसेशन जो एज बेस्ड है, शेड्यूल 1 में क्या परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी है, शेड्यूल 2 में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कवर्ड अंडर द एक्ट है। 4 शेड्यूल की बात है, चारों में क्या क्या लिखा है आपसे मैच करा दिया जाएगा। शेड्यूल 1 में परसेंटेज लॉस कैपेसिटी की बात है, शेड्यूल 2 में जो एम्प्लॉयमेंट कवर्ड है उनकी बात है, 3 में ऑक्यूपेशनल डिजीज है, 4 में रेलेवेंट फैक्टर है, जिससे मल्टीप्लाई करके कंपनसेशन निकाला जाता है, और जो कि जनरली एज से बेस पे होता है। कंसेप्ट चेक MCQ के लिए देख लीजिएगा। मिनिमम सर्विस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कंपनसेशन, नो मिनिमम पीरियड, है ना। लाइबिलिटी अराइजेज इंस्टेंटली, टाइम ऑफ पेमेंट एज सुन एज ड्यू, क्लेम फाइलिंग 2 साल के अंदर अंदर, डिले करोगे तो 12 पर एनम का और हायर रेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, आप पे इंटरेस्ट लगा सकती है। पेनल्टी अगर और ज़्यादा करोगे लेट तो 50% तक एरियर का आपके पेनल्टी भी लग सकता है। फनरल के लिए 5,000 डिपॉजिट होता है कमिश्नर के पास। मैक्सिमम टाइम फॉर केस डिस्पोजल 3 मंथ है, और अथॉरिटी ऑफ डिस्प्यूट कौन है, कमिश्नर सारे डिस्प्यूट सॉल्व करता है, सिविल कोर्ट की पावर है। वैलिड क्लेम फॉर्म क्या है, रिटर्न टू एम्प्लॉयर और कमिश्नर को आपको देना है। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या है, शेड्यूल 3 में कवर है। एज बेस्ड फैक्टर क्या है, शेड्यूल 4 में कवर है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट क्लेम डेडलाइन क्या है, 1 साल या 18 महीने अगर शिप लॉस हो जाता है तो। ये फिर थोड़ा टेबल के बारे में देख लो। 23 में रीनेम एम्प्लॉय कंपनसेशन कर दिया है, पहले ये वर्कमैन कंपनसेशन होता था, ताकि जेंडर न्यूट्रल हो जाए, तो फिर इसको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 2009 में कर दिया है। टू प्रोवाइड कंपनसेशन एक्सीडेंट और डेथ के कारण ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कुछ आ जाए तो उसका ये ऑब्जेक्टिव है। ऑल एम्प्लॉयज़ पे एप्लीकेबल है। आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ दो, और या ESI में जो कवर हो गए उनको छोड़ दो। इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ ये सब 50% ये सब पढ़ लिया है। 60% टोटल डिसेबलमेंट के केस में 60%, डेथ के केस में 50%, और 1,20,000 और 1,40,000 जोन सा इसमें से हाइयर निकलेगा उसको मिल जाएगा। और 50% होता है मंथली वेजेस, गुना में कुछ फैक्टर होता है, ये एक और फैक्टर एज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फनरल देख लिया, ये सब देख लिया, पेनल्टी भी देख लिया, 1 से 4 शेड्यूल के बारे में भी देख लिया, इंजरी, एम्प्लॉयमेंट, डिजीज एंड फैक्टर्स, एज फैक्टर, ये सब देख लिया। ठीक है, दोनों के बीच में कंपैरिजन है, ESI भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये इस ESI जो ये कंपनसेशन था, ESI क्या है, स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है। देखो इधर लिखा हुआ, अभी अगला वाला वही देखेंगे। ठीक है, ये स्टेट इंश्योरेंस सोशल इंश्योरेंस स्कीम है, और एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। ESI इसको अथॉरिटी है, इसमें कमिश्नर अथॉरिटी है, इसमें ESI कॉरपोरेशन है।
कवर्ड क्या करता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी, मैटरनिटी वगैरह सब इसमें कवर होते हैं। ईएसआई अलग से अच्छा अपने आप में कम्प्रिहेंसिव एक्ट है। और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्रीज 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे तो ईएसआई इसको कवर करेगा। पहले आपको बता दिया ईएसआई के बारे में थोड़ा सा, अब ईएसआई के बारे में प्रॉपर जान लेते हैं। ईएसआई स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948 टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द वर्कर्स अगेंस्ट सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट एंड इंजरी। ये सब है इसमें, ईएसआई में सब कुछ कवर कर देते हैं। मैटरनिटी भी कवर कर देते हैं और इंजरी भी कवर कर देते हैं, सिकनेस भी कवर कर देते हैं, डिसेबलमेंट भी कवर कर देते हैं। इसलिए जो हमने ऊपर बात की ना एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड मैटरनिटी वाले, वो ईएसआई वाले उसमें एक्सक्लूड इसलिए कर रखे थे। अब आपको समझ में आ गया लॉजिक, ठीक है। सोशल इंश्योरेंस स्कीम है फंडेड बाय द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। एडमिनिस्टर्ड बाय क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर। अभी तक सारे पफरडा और फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ चल रही थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर है, ठीक है। इंसेप्शन क्या हुआ, 1952 में कानपुर से इसकी स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ESIC डे पे इसके चालू किया था। फाउंडेशन क्या, बेस्ड ऑन द प्रोफेसर BP अडरकर 1944 हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट। किसके बेस पे, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको आपको, कि जो प्रोफेसर है BP अदरकर, BP अदरकर्स 1944 हेल्थ 1944 हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट, उसके बेस पे इसको चालू किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, ऑल फैक्ट्रीज एक्सेप्ट सीजनल वंस, सारी फैक्ट्री पे हैं सीजनल वाली को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद क्या एग्जाम्पशन क्या है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट इफ़ एम्प्लॉयज़ गेट सिमिलर और सुपीरियर बेनिफिट, कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे इससे अच्छे और इसके बराबर के कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है आफ्टर कंसल्टिंग ESIC विद 1 मंथ गैजेट नोटिस, ठीक है। एनी एस्टेब्लिशमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। थ्रेशोल्ड क्या है, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे विद पावर और 20 या 20 से ज़्यादा विदाउट पावर, ये फैक्ट्री एक्सेस उन्होंने उठा ली है थ्रेशोल्ड, ठीक है। होल ऑफ इंडिया पे है, एंटायर कंट्री पे, अब तो जम्मू कश्मीर भी है 2017 से, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेलवे, पोर्ट एंड माइंस के लिए और ऑयल फील्ड के लिए, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट बाकी बचे हुए के लिए, ठीक है। और फैक्ट्रीज प्रीमाइसिस विद 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय के लिए, वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज डन विद पावर, एक्सक्लूड माइंस एंड रेलवे साइड्स, रेलवे साइड्स और माइंस को एक्सक्लूड करता है, ठीक है। एम्प्लॉय में क्या है, पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, फैक्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट अंडर डायरेक्ट और इमीडिएट एम्प्लॉयर इंक्लूड्स एडमिन, टेक्निकल एंड कैजुअल, इस डेफिनेशन है। इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है, कॉन्ट्रैक्टर और पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो इसमें इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है, जो कॉन्ट्रैक्टर है या पर्सन है जो किसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का है जहाँ पे वो बंदा काम करने गया है, जिसमें ओनर, ऑक्यूपायर और मैनेजिंग एजेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट केस में ये उसको है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मान लो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का मतलब समझ रहे हो, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में मान लो HOD डेली वेज वर्कर लगाता है, कॉन्ट्रैक्टर को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसने ये बंदे हमें पहुंचा दिए, तो हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर ही है इमीडिएट एम्प्लॉयर है। डिपेंडेंट में कौन आएगा, विडो, लेजिटिमेट अडॉप्टेड माइनर चिल्ड्रन लेस देन 25 साल, विडोड मदर, इनफर्म डिपेंडेंट, होली एंड पार्टली डिपेंडेंट, ठीक है। फैमिली में क्या है, स्पाउस है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, अनमेरिड माइनर सिबलिंग्स हैं इफ़ नो पेरेंट्स। सीजनल फैक्ट्री में क्या है, फैक्ट्री इंगेज सोलली इन सीजनल मैन्युफैक्चरिंग, शुगर, टी, कॉफ़ी और जूट, जो हम बात कर रहे थे रबड़ वगैरह, एग्जाम्पल तो ठीक लिया गया था दोस्तों, ठीक है। वेजेज में क्या है, इंक्लूड्स DA, पेड लीव वेजेज, ओवर टाइम अप टू 2 मंथ्स इंटरवल, एक्सक्लूड बोनस, PF, ट्रैवल अलाउंस एंड ग्रेचुटी। देखो कहीं कहीं अब यहाँ पे ओवर टाइम एक्सक्लूड नहीं किया है, नहीं तो जनरली ओवर टाइम एक्सक्लूड होता है, तो इसमें क्या है, इंक्लूड DA, पेड लीव वेजेज एंड ओवर टाइम इन अप टू 2 मंथ्स इंटरवल, 2 महीने का इंटरवल के लिए अगर कोई ओवर टाइम है वो इंक्लूड है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एपेक्स गवर्निंग बॉडी है ESI स्कीम के लिए।
उसके बाद कंपोजिशन क्या है, चेयरमैन है और 5 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, फिर 5 सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव पर स्टेट और यूटी है और 20 एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेशन है और 10 एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेशन है, 10 एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन है, 2 मेडिकल रिप्रेजेंटेशन है और 3 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का। और डीजी है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है इसका, डीजी ऑफ ईएसआईसी। ठीक है, ये याद हो गया आपको, ये बहुत याद करना है आपको कि इसका जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करती है। ईएसआई स्कीम की एपेक्स गवर्निंग बॉडी है जिसमें चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर हैं, 10 एम्प्लॉयर वाली साइड से, 10 एम्प्लॉयज़ वाली साइड से, एक स्टेट और यूटी से रिप्रेजेंटेशन है, 2 मेडिकल रिप्रेजेंटेशन है, 3 एमपी हैं और एक डीजी जो है ईएसआईसी का, वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है। टेन्योर क्या है, 4 साल बनेगी फॉर नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स। फॉर नॉमिनेटेड, अच्छा जो जैसे डीजी वगैरह तो बदलते रहते तो वो तो बदलते रहेंगे, जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं, नॉमिनेटेड मेंबर के लिए 4 साल का टेन्योर है। इन जनरली तो बाकी के लिए तो क्या ही टेन्योर होगा, है ना। डायरेक्टर जनरल इन फाइनेंशियल कमीशन क्या है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, टेन्योर क्या है, लेस देन 5 ईयर्स है। डीजी एक्ट एज ए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ईएसआईसी। जो इसका डीजी है ना, डायरेक्टर जनरल, वो ईएसआईसी के लिए सीईओ का काम करता है। स्टैंडिंग कमेटी में सेक्शन 8 में क्या है, ये क्या कहता है, डेली अफेयर्स ऑफ ईएसआईसी को एडमिनिस्टर करते हैं। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल भी है एक, एडवाइजेज ईएसआईसी ऑन मेडिकल पॉलिसी एंड सर्विस क्वालिटी, चेयर्ड बाय डीजी ईएसआईसी एंड डीजी हेल्थ सर्विसेज। तो जो डायरेक्टर जनरल है ईएसआईसी और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के, इन दोनों को ये दोनों लोग इसको चेयर करते हैं और ईएसआईसी को ये एडवाइस करते हैं मेडिकल पॉलिसी और सर्विस इक्वलिटी के लिए, सर्विस क्वालिटी के लिए, कि भाई क्या मेडिकल पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, क्या आपकी सर्विस क्वालिटी होनी चाहिए। दोनों लोग इसको एडवाइस करते हैं मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में। ठीक है, ईएसआई फंड क्या है, क्रिएशन क्या है, ऑल कंट्रीब्यूशंस प्लस डोनेशंस प्लस ग्रांट फ्रॉम द ईएसआई फंड। ईएसआई फंड से जो कंट्रीब्यूशन आता है, डोनेशंस आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, सब इसमें जाता है। कॉर्पोरेशन इसको मैनेज करती है थ्रू ऑथराइज्ड ऑफिसर्स जो ये करते हैं। यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स, सैलरी करने के लिए, ऑडिट एंड लीगल एक्सपेंसेस के लिए, हेल्थ इंप्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। कंट्रीब्यूशन क्या है, एम्प्लॉयर शेयर क्या है 3 देखो यहाँ इसकी बात कर रहा था वो एक दोस्त, क्या है पहले ये 4.75 हुआ करता था और ये 1.75 हुआ करता था, अब ये दोनों कम हो गए हैं। रेट एज ऑफ 2025 के बदलते रहते हैं, 2025 में इसलिए एज ऑफ लिखा है, एज ऑफ 2025 में अभी क्या रेट चल रहा है, 3.25% चल रहा है वेजेज का एम्प्लॉयर वाली साइड से, और एम्प्लॉय इसमें करेगा 0.75% ऑफ द वेजेज। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4% ऑफ द वेजेज आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा ईएसआई स्कीम में। ठीक है, इंटरेस्ट 12% पर एनम और हायर एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप इंटरेस्ट लगाओगे, अगर आप डिले करते हो पेमेंट के लिए, ये तो पहले ही पढ़ा था हमने ऊपर वाले में भी। ठीक है, पेमेंट ड्यू डेट है लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड, लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड। पेनल्टी क्या है, रिकवरी, डैमेजेज और ये सब छोड़ दो। बेनिफिट क्या है, सिकनेस बेनिफिट है 70% ऑफ वेजेज फॉर 91 डेज इन 2 बेनिफिट पीरियड्स। मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, फॉर इंश्योर्ड वुमेन के लिए फुल वेजेज फॉर 26 वीक्स, इन्होंने खुद भी रखा हुआ है, और 30 फॉर ट्विंस, अगर जुड़वा हो जाए तो 30 वीक्स के लिए, और 2500 रुपये कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस है इफ़ नो हॉस्पिटल। ठीक है, डिसेबलमेंट बेनिफिट क्या है, टेम्परेरी 90% ऑफ द वेजेज टिल रिकवरी, और परमानेंट में एज परसेंटेज ऑफ द, टेम्परेरी के लिए 90% ऑफ द वेजेज टिल रिकवरी, और परमानेंट अगर हो जाए तो एज पर परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। मेडिकल बोर्ड बैठेगा और आपको डिसाइड करके इसमें डिसेबल बेनिफिट मिल जाएंगे। टेम्परेरी है तो 90% मिल जाएगा टिल रिकवरी हैपन्स, और परमानेंट है तो परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी आपके बेस पे निकला जाएगा। और आप उसमें कई किसी में मैंने देखा भी घर भी बिठा देते हैं विद सैलरी, सैलरी भी देते रहते हैं और घर भी बैठ जाता है बंदा। ठीक है, ठीक है। सिकनेस अगर आपको है, बीमार जैसे मतलब आपको है कुछ बीमारी है, तो 70% वेजेज मिल जाएगा 91 डेज के लिए, 91 दिन के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी, और 70% आपको वेजेज भी मिल जाएगा। डिपेंडेंट बेनिफिट क्या है, डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड इंश्योर्ड एम्प्लॉय ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी 90% ऑफ वेजेज मिल जाएगा, शेयर्ड अमंग द डिपेंडेंट। अच्छा, अगर एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर उसको कुछ इंजरी हो जाती है तो डिपेंडेंट को 90% ऑफ द वेजेज मिल जाएंगे, और आपस में इनके बीच में भी शेयर हो जाएगा डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट ज़्यादा है तो, जैसे ठीक है 4 लोग हैं तो चारों में 90% बढ़ जाएगा। ठीक है,
मेडिकल बेनिफिट क्या है? कंप्लीट मेडिकल केयर फॉर इंश्योर्ड एंड फैमिली फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो वेटिंग पीरियड। देख रहे हो, मेडिकल बेनिफिट है पहले दिन से ही। मुझे तो लगता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जितनी भी सेंटर की मिला के है ना, उन सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे तो यही लगती है। ठीक है, ESI वाली, ESIC वाली। ठीक है, कंप्लीट मेडिकल केयर है और इंश्योर्ड एंड फैमिली, एक पहले दिन से ही, कोई इसमें वेटिंग पीरियड नहीं है। और फुनरल एक्सपेंसेस है 15,000 टू द एल्डेस्ट फैमिली मेंबर एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट। देखो, देखा दोस्तों, हर चीज़ का हर चीज़ में ना ESIC बढ़ रहा है। आप कंट्रीब्यूशन देख लो, छुट्टियां देख लो, परमानेंट और टेम्परेरी लॉस में पैसा देख लो, है ना, सिकनेस का पैसा, सिकनेस के केस में पैसा देख लो, है ना, कोई भी चीज़ देखोगे ना आप, सब में ज़्यादा है। ठीक है, और फिर मेडिकल बेनिफिट भी फर्स्ट डे से मिलते हैं, है ना। डिपेंडेंट को 90% पैसा मिल जाता है कुछ दिक्कत होने पे, और सब में इक्वली शेयर भी हो जाता है वो। फिर 15,000 रुपये फनल के लिए भी मिलते हैं, वहाँ 3,000 या 5,000 रुपये कमिश्नर को जमा करा रहे थे तब मिलते थे। ठीक है, डिसेबलमेंट असेसमेंट क्या है? सेक्शन 54, डिसेबलमेंट क्वेश्चंस डिसाइडेड बाय द मेडिकल बोर्ड, टेम्परेरी परमानेंट जो भी टोटल होगा वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। 54A में क्या लिखा है? अपील मेडिकल बोर्ड डिसीजन के केस में आप जाओगे मेडिकल अपेलेट ट्रिब्यूनल, देन ESI कोर्ट में। पहले मेडिकल अपेलेट ट्रिब्यूनल में जाओ, अपील ट्रिब्यूनल में जाओगे, और फिर ESI कोर्ट में, अगर इससे भी एग्री नहीं हुए तो। लमसम सेटलमेंट क्या है? इफ़ एक्सेप्टेड नो फर्दर अपील अलाउड, अगर आपने मान लिया तो फर्दर अपील अलाउड नहीं है और लमसम आपको पैसा मिल जाएगा। बेनिफिट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में देख लेते हैं क्या है। सेक्शन 60 क्या कहता है? बेनिफिट्स नॉट असाइनेबल, ट्रांसफरेबल और अटैचेबल बाय द कोर्ट। बेनिफिट्स नॉट टू बी कंबाइंड, कैन चूज वन इफ एलिजिबल फॉर मोर देन वन। अच्छा, मान लो देखो, सेम टाइम पे आप बीमार हो और सेम टाइम पे आपको बच्चा हो गया है, तो या तो आप मैटरनिटी ले लो उस टाइम की, या सिकनेस ले लो, आप दोनों नहीं ले सकते, है ना। ये है बेनिफिट रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर बात है ना। बस ये याद रखना आपको। और जो बेनिफिट आपको है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और को ट्रांसफ़र कर दो। मान लो X को मिलने हैं, A को मिलने हैं, तो B को ट्रांसफ़र कर दो, नहीं। बेनिफिट नॉट ट्रांसफरेबल है, आपको ही मिलेंगे तो आपको ही मिलेंगे। ठीक है। एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोर्ट, एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोर्ट क्या है? एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करती है। कंपोजिशन क्या है? एक या एक से ज़्यादा जज हैं। जो जज हैं, ये जुडिशियल ऑफिसर लायर्स है, और 5 साल का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। डिस्प्यूट डिसाइड करेंगे, वेदर पर्सन इज एम्प्लॉय और नॉट, पे कंट्रीब्यूशन क्या है, एलिजिबिलिटी अमाउंट क्या है, बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, प्रिंसिपल और इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन कौन से हैं, किस केस में कौन सा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, कौन सा इमीडिएट एम्प्लॉयर है, ये सब डिसाइड कौन करेगा? एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट। टाइम लिमिट क्या है? 3 साल के अंदर अंदर कॉज ऑफ एक्शन, और सिविल कोर्ट की पावर है, और ट्रीटेड एज द सिविल कोर्ट डिक्री इसको ट्रीट किया जाएगा। छोड़ो इसको। मेडिकल बोर्ड काउंसिल, ये सेक्शन 10 और 22 में लिखिए। DG ESI चेयरमैन है और DG हेल्थ सर्विसेज को चेयरमैन है। डायरेक्टर जनरल ESIC के जो चेयरमैन है वो इसके चेयरमैन है। DG जो ESIC है वो चेयरमैन है, और DG हेल्थ सर्विसेज वो को चेयरमैन है। एक स्टेट रिप्रेजेंटेशन रहेगा, 3 एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन रहेगा, 3 एम्प्लॉय रहेंगे। 3 एम्प्लॉयर वाली साइड से, 3 एम्प्लॉय वाली साइड से, एक DG ESIC रहेगा, एक DG हेल्थ सर्विसेज रहेगा, एक स्टेट रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और 3 मेडिकल प्रोफेशनल्स रहेंगे, एक वुमेन रहेगी। ठीक है। ये ESIC को, स्टैंडिंग कमेटी को, ऑन मेडिकल बेनिफिट्स और इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट, एंश्योर ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड, मतलब ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड, कोई क्वालिटी के ऊपर, कोई डिसेबलमेंट के ऊपर, उन चीज़ों पे ये लोग कौन डिसाइड करेंगे? ये मेडिकल बोर्ड काउंसिल डिसाइड करेगी। वैल्यूएशंस एंड अकाउंट्स, वैल्यूएशन ऑफ ESIC एसेट्स एंड लाइबिलिटी एवरी 3 ईयर्स बाय द अप्रूव्ड वैल्यूअर। छोड़ तो ESIC की वैल्यू क्यों लगवानी है हमें, उसकी एसेट और लाइबिलिटी के बारे में हमें तो एग्जाम में मतलब है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, ये शायद नहीं पूछा जाएगा कि हर 3 साल में एक अप्रूव्ड वैल्यूअर ESI के एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू करेगा। ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फेल्स टू पे कंट्रीब्यूशन, ESI में पे एंड रिकवर डबल द अनपेड कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट डिफरेंस विच एवर इज हाइयर। अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं देता है तो ESIC जो है, ESIC वो पे कर सकता है, और लेकिन बाद में डबल अनपेड जो है वो उससे रिकवर कर सकता है, या डिफरेंस विच एवर इज हाइयर। ठीक है, जोन सा इसमें से हाइयर है। ठीक है, अनपेड जो बचा उसका डबल, या बेनिफिट डिफरेंस, जो बेनिफिट मिलना चाहिए था और जो नहीं मिला उनका डिफरेंस, जोन सा इसमें से हाइयर होगा वो ESI रिकवर कर सकता है। ठीक है। अब कंसेप्ट चेक में देख लेते हैं क्या है कंसेप्ट चेक में। वही जो चीज़ें ऊपर पड़ी हैं। हु ऑथेंटिकेट्स ESI's ऑर्डर? डायरेक्टर जनरल। मेंबर्स सीजीज इफ़ एबसेंट फ्रॉम हाउ मैनी मीटिंग्स? 3 कंजिक्यूटिव मीटिंग में अगर वो एबसेंट है तो मेंबर
नहीं कहलाएंगे वो। वैल्यूएशन डन कितने साल में की जाती है इसकी, ईएसआईसी की, एसेट्स एंड लाइबिलिटी की, 3 साल के अंदर अंदर। डिसेबलमेंट क्वेश्चन को कौन डिसाइड करता है, मेडिकल बोर्ड, जिसमें मेडिकल बोर्ड में मैंने बताया कौन कौन होंगे, DGSIS, DG हेल्थ सर्विसेज, चेयरमैन, फिर एक स्टेट रिप्रेजेंटेशन, 3 एम्प्लॉयर वाली साइड से, 3 एम्प्लॉय वाली साइड से, फिर उसमें 3 मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जिसमें से एक वुमेन, ये सब देख लेना ना। कोर्ट टू डिसाइड कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट डिस्प्यूट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट में जाएगा। सिकनेस में 91 दिन तक आपको 70% पैसा मिलता रहेगा। फनरल एक्सपेंसेस आपके 15,000 हैं। कंट्रीब्यूशन रेट 2025 में क्या है, इसलिए बार बार मेंशन करना पड़ता है क्योंकि चेंज हो जाता है। एम्प्लॉयर 3.25% और एम्प्लॉय 0.75%, तो 4% आपको वेजेज का मिलेगा। और इसमें वेजेज में आपको देखा भी होगा कि इसमें जो ओवर टाइम है 2 महीने तक की लिमिट का आपको इसमें ऐड है वेजेज में। हु चेयर्स द मेडिकल बोर्ड काउंसिल, DGSIS, ESIC। एक्ट एक्सक्लूड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद बेटर बेनिफिट्स एंड आर्म्ड फोर्सेस, जो है वो इसको एग्जेम्प्ट करते हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इससे अच्छे बेनिफिट ले रहे हैं या इससे बेटर बेनिफिट है उनको ये एग्जेम्प्ट करता है। अब देखते हैं स्नैपशॉट समरी टेबल में क्या है। 1948 में आया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर है, 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए। 21,000 वेज सीलिंग है, 4% है एम्प्लॉयर का, 3.25, एम्प्लॉई का 0.75%। मेडिकल बेनिफिट क्या है, फुल मेडिकल केयर फॉर इंश्योर्ड एंड फैमिली, फैमिली मैंने डिफाइन किए ऊपर। सीखने 70% ऑफ वेजेज मिलेगा 91 दिन के लिए। मैटरनिटी बेनिफिट है 26 वीक्स फुल वेजेज। डिसेबलमेंट बेनिफिट 90% ऑफ द वेजेज। डिपेंडेंट बेनिफिट 90% ऑफ वेजेज और शेयर हो जाएगा। फ्यूनरल में 15,000 मिलेंगे। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट में डिस्प्यूट जाएंगे। वैल्यूएशन होगा ESIC का 3 साल में। फंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ESIC करेगा। अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पैसा नहीं देता तो ESIC देता है। बाद में उसको डबल पैसा जो कंपनसेशन का देना है या डिफरेंस, जोन सा इनमें से हाइयर है वो उसे रिकवर कर लेते हैं। की सेक्शन है इंश्योरेंस एंड बेनिफिट के 38 से 46 सेक्शन है। 74 से 78 कोर्ट है और 26 से 28 फंड के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसी हिसाब से दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अब पार्ट 3 बचा। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, 2 बचे अपने। एक तो ये बचा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, एक तो ये बचा, और इसके अलावा एक और है एम्प्लॉयमेंट मिसलेनियस फंड एंड प्रोविजंस एक्ट, और एक है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये 2 बचे हमारे दोस्तों। ठीक है, ये 4-5 पेज का ये है ऊपर वाला और 3-4 पेज का ये है, ज़्यादा नहीं है। 20 से 25 मिनट का और बचा है। ठीक है, ये आपके 42-43 पेज तक 10 पेज बचे हैं अपने टोटल, 10 से 11 पेज। उसके बाद तो ये सारे एक्ट्स का 1928 से 2008 वाले ईयर वाइज कंपैरिजन है, ये आप खुद देख लेना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 और लास्ट पार्ट, जो कि हमारा सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स का होगा। ठीक है, अभी हमने कहाँ तक कवर कर दिया मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मिसलेनियस वाला है, हाँ, ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ये हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 3 से। पार्ट 3, ठीक है, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्तों इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए, और ताकि मोटिवेशन आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भेजिए। और PDF आप वो वाला क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप से आप ले लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं लेबर लॉ एक्ट्स वाली अभी PDF डाल देता हूँ। ठीक है, और जो अपनी क्या नाम है, वो तो डली शायद डल गई है, वो तो क्या नाम है, ये लेबर लॉ एक्ट वाली और सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स की मैं अब ये पार्ट 3 होने के बाद डाल दूंगा, है ना। बाय द एंड ऑफ मंडे मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। धन्यवाद।